अरे इसी आईने से चिपके रहोगी क्या? नीचे आओ, चाय लेकर, और सिर पर चुन्नी कर लेना। लक्ष्मी वापस चली जाती है, पर अब भी आरोही बैठी अपनी आंसुओं से लाल आंखें देखती रहती है और एक लंबी सांस लेकर मानो खुद से बात करने लगती है। पापा, देख रहे हो क्या आप? एक आदमी एक 11-12 साल की बच्ची के साथ रॉकिंग चेयर पर बैठा है। बच्ची उसकी गोद में बैठी है और वो इंसान उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में भरकर कुछ बोल रहा है। आरू, जब तक तेरा पिता तेरे साथ है तब तक तुझे कोई नहीं रोक सकता, और जब तक क्या, मेरे जाने के बाद भी, क्योंकि मेरा साहस और मेरा निश्चय मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, तो रहूंगा तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा। तुम जाओगे कहां पर? तुमसे तो कहीं दूर नहीं जाऊंगा, जहां भी होऊंगा तुम्हारे साथ होऊंगा। तुमने कहा था जब तक तुम हो कोई रोक नहीं पाएगा मुझे, और देखो तुम्हारे चाहते ही कैसे एकदम रुक गई मैं। आरोही सहमी सी चाय लेकर नीचे उतरती है और सबको चाय परोसने लगती है। जैसे ही वो सुरजन को चाय देने आती है, सुरजन प्याला लेने के बहाने से उसका हाथ पकड़ लेता है। आरोही झिझक कर अपना हाथ अचानक पीछे खींचती है और थोड़ी सी चाय छलक कर सुरजन के ऊपर गिर जाती है। आरोही डरकर सुरजन की ओर देखती है। सुरजन का मुंह चढ़ा होता है। वो थोड़ी सी ही डरी हुई है ना, इसीलिए। बेटा तू रख दे चाय, अपने आप ले लेंगे। आरोही चाय रखकर अपनी माँ के बगल में ऐसे आ बैठती है मानो कोई बच्चा धूप से छुपने के लिए पेड़ के पीछे आकर लुक गया हो। तभी लड़के वालों के साथ आया बूढ़ा बोलता है, अरे बेटी, कहाँ तक पढ़ी हो? तभी थोड़ी हिम्मत करके सुमन बोल ही पड़ती है, जी अभी तो 11वीं ही कर रही है। अच्छा तो बेटा आगे भी पढ़ना। तभी लक्ष्मी की बात को सुरजन बीच में काट देता है। अरे बहुत है इतनी पढ़ाई, और भाई साहब आगे तो घर गृहस्थी संभालनी है ना, तो इतना पढ़ने लिखने का भी कोई ज्यादा फायदा तो है नहीं, बस पैसा ही बर्बाद करने वाली बात है। हाँ हाँ, खैर बात तो ठीक है। आरोही की माँ चुपचाप अपनी नजरें जमीन पर गड़ा लेती हैं। तभी उधर से लड़के का पिता भी बोल पड़ता है, हाँ, और बच्चे हो जाने के बाद कहाँ वक्त लगेगा इन किताबों में माथा मारने का है? जी जी, सही बात है, सही बात है। तो भाई साहब बताओ फिर कैसे करना है? जैसा आप कहो भाई साहब, अभी इन्हीं जाड़ों में कर लेते हैं। आप बताओ कैसा क्या इंतजाम चाहते हो? अरे बस सभी को पसंद आ जाए, कोई ये ना कहे कि जाने कैसी जगह ब्याह करा लिया। नहीं नहीं, उसकी चिंता ना करें। बस तो फिर करो पक्का। वाह जी वाह, करो फिर तैयारी शुरू। आप भी अपने घर में बहू की। तैयारी क्या जी है? हमने तो बस एक कमरा और रसोई तैयार करनी है, बस। ये सारी गतिविधियां आरोही की माँ अपने मन में कंपन थामे निशब्द देख रही थी। उसके मन ने चीखना चाहा, पर जहन ने मन का साहस तोड़ दिया। अरे तो करो मुंह मीठा समधी जी। अरे अरे गले लगिए गले। हाँ, हाँ। सुमन अपनी जिंदगी को मिठाइयों में, पकवानों में बंटते देख रही थी, और वो भी चुपचाप। सभी लोगों ने खाना पीना किया और विदा लेने लगे। अलका आरोही के पास आई और उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। ये लो, और जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार रहेगा, और आते ही हमें पोतों वाला कर दो। दूसरी ओर सुरजन आलोक को एक कोने में लेकर चला जाता है। देखिए आप मेरे पिता के समान ही हैं, तो आपसे कुछ कह सकता हूँ क्या? हाँ बेटा, कहो कहो। पिताजी थोड़ा समझाइए अपनी बेटी को। मैंने हल्का सा हाथ क्या पकड़ा, उसने तो ऐसे बिगड़कर हाथ छुड़ाया जैसे हमको ही दैत्य हो गए हैं, और एक बार भी हमारी तरफ नहीं देगा हैं। हमारा हक बनता है उस पे, अब तो थोड़ा समझाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दिल से मत लगाओ उसकी बात। वो तो नादान है अभी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं बात कर लूंगा। सभी लोग विदा लेकर अपने घर निकल जाते हैं। अरे ये जो नखरे दिखाने हैं ना, तो अपने बाप को दिखाना, मर के, या फिर अपनी माँ को दिखा। पता है क्या कह के गया है वो, कि उसके जरा से हाथ लगाने पे ऐसे झटक के दूर किया जैसे वो कोई प्रेत हो। अरे जिस्म में क्या आग लग गई है अगर उसने थोड़ा सा छू ही दिया तो? तभी वो सुमन की ओर गुस्से से पलटता है। और भाभी आप
वैसे तो आपकी जुबान पूरे वक्त सिली रही है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई की बात आई तो फट से बोल पड़ी आप। अरे इतना शौक है ना तो जाओ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से और पढ़ाते रहना फिर। और नहीं तो क्या, एक तो इनके खसम के मरने के बाद हमने पाला और हमें ही वीर बना रही है। बताओ, पाला मतलब ये हमारा उतना ही परिवार है। अरे है नहीं था, अब मेरा है और मैंने ठेका नहीं उठाया आपका। हाँ, रखा हुआ है वही बहुत है, और इतने बुरे लगते हैं तो निकलो यहाँ से। तभी आरोही सहसा उठती है और जाकर आलोक के पैरों में गिर जाती है। अरे ये क्या ड्रामा है अब है? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ ताऊ जी, मेरा ब्याह मत कीजिए। मैं अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा लूंगी। मैं और माँ दोनों, हम और घरों में पोछा लगा लेंगे। आलोक झटके से अपने पाँव हटा लेता है। और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़वा लो है? बेटा शादी तो तय हो गई है, अब तुम्हें पसंद हो या ना हो करनी पड़ेगी। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में चले जाती हैं। सुमन भागकर आरोही को अपने सीने से चिपटा लेती है। माँ, हम भी चलते हैं बापू के पास। बिना पापा के तो कुछ भी नहीं है हम। यही तो दुख है बेटा, औरत का वजूद उसकी शुरुआत से उसके अंत तक सिर्फ एक मर्द की प्रतिष्ठा में सिमट कर रह जाता है। पैदा हुए तो बाप के नाम से, बड़े हुए तो पति के नाम से। उनके नाम के पीछे छुपकर हम कब खुद गुमनाम हो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। पर माँ, मुझे नहीं होना गुमनाम, क्योंकि पापा ने हमेशा यही सिखाया है कि खुद की पहचान खुद बनाओ। सिखाया तो है बेटा, पर तुझे पता है ना कि यही चीज जब तेरे पापा दुनिया को सिखाने निकले थे तो उनके साथ क्या हुआ। आरोही अपनी माँ की ओर आंसुओं भरी आंखों से देखती है। तो माँ, मैं इस याचना को, इस विनाश को बीचों बीच खड़े होकर देखती रहूं? सुमन धीरे से आरोही को अपने गले लगा लेती है। तुम्हें पता है ना उन्होंने वो किताब क्यों लिखी थी? ताकि किसी औरत की जिंदगी उनकी माँ जैसी ना कटे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ को निस्वार्थ सबके लिए करते देखा। जब तुम्हारी बड़ी दादी गुजरी तब तुम्हारी दादी यानी मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उनकी माँ पूरे दहन तक सिर्फ एक चारपाई पर बुखार से कांपती लेटी रही। और बाद में पता है क्या कहा इन लोगों ने? देखो बेशर्म को, कैसे अपनी सास के संस्कार पर बिना एक भी आंसू बहाए चुपचाप पड़ी है। बेशर्म, सब लोग जिंदगी को तड़पते देखकर भी मुक्ति पर रोते रहे। निस्वार्थ काम करना इसलिए सिखाया गया है हम औरतों को, क्योंकि कभी आवाज ही नहीं की तो सुनेगा कौन। तेरे पापा ने किताब यही सोचकर लिखी थी कि शायद कुछ बदलाव आ जाए, पर तेरे पापा ने आवाज कर दी थी। और जब युगों की चुप्पी के बाद एक हल्की आवाज लोगों को सुनाई दी तो वो विद्रोह की तरह उनके कानों में चुभने लगी, और जिनको ज्यादा वो आवाज चुभी उन्होंने उस जुबान को ही बंद कर दिया। मैं नहीं चाहती बेटा अब तेरे साथ भी यही हो। कुछ दिनों बाद जाड़े पास आने लगे थे और ब्याह की तैयारी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ब्याह पास आ रहा था वैसे वैसे घर में आरोही और सुमन की इज्जत भी रोज नीलामी पर चढ़ती थी। एक दिन जब आलोक और लक्ष्मी चीजों का हिसाब कर रहे थे तो लाने ले जाने की बात चल पड़ी। सुमन और आरोही भी वहीं मौजूद थीं। अरे ये 9-10 जोड़ी कपड़ों का करेगी क्या? बहुत है 3-4 जोड़ी ही। लक्ष्मी बहन, इतने से कपड़ों में काम कैसे चलेगा? नया घर होगा, कुछ महीनों तक तो रोज लोग मुंह दिखाई के लिए आते रहेंगे। अरे तो अपना घर बिकवा दें क्या है? इतनी पड़ी है तो अपने गहने बेच के दिला दो ना इसे कपड़े। ब्याह भी खुद ही कर लो। एक तो ब्याह कर रहे हैं, ऊपर से इसके नखरे भी झेलो। आप दोनों ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी कबाड़ी को इसे बेच रहे हो? वक्त आने पर मैंने और शैलेश ने खूब साथ दिया है और हमारी ही बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं आप लोग। वाह, एक तो इनकी लड़की का घर बसवाओ और ऊपर से हमें ही ताने दे रही है। और कौन सा एहसान किया था आपने और भैया ने? है हम भी तो करवा ही रहे हैं ना इसका ब्याह, और जो पसंद नहीं है तो बेशक निकल जाइए यहाँ से। सुमन अचंभे से उनकी ओर देखती गई और वो पुराने कपड़ों में और सस्ते गहनों में उसकी बेटी को तौलते गए। दोनों माँ बेटी चुपचाप ऊपर अपने कमरे में जा बैठी। आरोही चुपचाप अपनी माँ की तरफ देखती रही। आरोही के पिता सुमन के साथ खड़े हैं। आरोही, तुम्हें पता है तुम्हारे पूरे नाम का क्या मतलब है? आरोहिणी का क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ने वाली, जिसकी मंजिल सिर्फ आसमान में हो। तुम हमारी उम्मीद हो जिसे हमेशा ऊपर ही जाते रहना है। आरोही अपनी माँ की ओर देखती रहती है। सुमन का चेहरा नाउम्मीदी से मुरझाया हुआ होता है। पापा, कुछ दिनों में इनकी ये बची कुची उम्मीद भी जाने वाली है।
सुमन धीरे धीरे बिना कुछ कहे सो जाती है। आरोही उठकर अपनी किताबों की अलमारी की ओर जाती है और एक दराज खोलती है। वहाँ एक भूरे रंग का लिफाफा रखा होता है जिस पर लिखा है, तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें एक उम्मीद, आरोही। उस लिफाफे को देखते हुए टूटे स्वर में, आपके जाने के बाद कभी हिम्मत नहीं हुई इसे खोलने की। पिता आरोही के कमरे में आते हैं जहाँ आरोही पढ़ रही होती है। आरोही, पापा। पिता पीछे से एक लिफाफा निकालते हैं और आरोही को दे देते हैं। ये क्या है पापा? ये मेरी उम्मीद जो अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। हाँ, आपकी किताब छप गई। अरे बिल्कुल छप गई, क्यों नहीं छपती? लेकिन इसे संभाल कर रखना हमेशा। ये किताब सिर्फ मेरा वजूद, मेरी कल्पना और मेरी उम्मीद, मेरी बेटी आरोही के लिए। आरोही सिसक कर रोने लगती है। तभी कुछ कागज उस किताब से नीचे गिर जाते हैं। वो चौंक कर कागज उठाती है। कागज पर लिखा होता है, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी आरोही, ये खत हमेशा अपने पास रखना, चाहे मैं हूं या ना हूं। इसमें एक जगह का पता है। जब तुम पैदा हुई थी तब वहां मैंने एक छोटा सा घर खरीदा था। दूसरे पेज पर एक बैंक खाता नंबर है जिसमें कुछ पैसे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए काफी वक्त से जमा किए हैं। तुम्हारी मम्मी को नहीं बताया क्योंकि वो गुस्सा हो जाती। बाद में भी कर सकते थे ये सब, पर जिंदगी बड़ी अनिश्चित होती है बेटा। लेकिन जिंदगी चाहे जितनी भी अनिश्चित हो, एक बात जरूर याद रखना, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम मेरा साहस हो, मेरी उम्मीद हो। याद रखना बेटा, साहस का मतलब डर खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद चलते रहना और लड़ते रहना साहस है। हमेशा हमारी उम्मीद बनकर यूं ही चमकती रहना। तुम्हारा एहसानमंद, तुम्हारा पिता। आरोही के हाथ पैर कांप रहे होते हैं। वो खत अपनी छाती से लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये सुनकर उसकी माँ उठ जाती है और भागती हुई उसके पास आती है। आरोही बेटा, क्या हुआ? बेटा कोई नहीं, ऐसे नहीं रोते। ये पापा ने मुझे तब दिया था जब उनकी किताब छपी थी। पापा ये कहते रहे कि मैं उनका साहस और उम्मीद हूँ। पर एकदम उलट था माँ। मेरा साहस और मेरी उम्मीद तो वही थे, और एक बार फिर उन्होंने हमें बचा लिया माँ। सुमन रोते रोते ऊपर की ओर देखती है। हमेशा मुझ पर नाम डालना होता है आपको। मैं क्यों कुछ कहती? पहले ही बता देते तो इतने परेशान नहीं होते हम। बुद्धू कहीं के। आरोही चलो, अब जाने का वक्त हो गया है। अपने बैग पैक करो और इन्हें एक चिट्ठी लिखो कि हम जा रहे हैं जैसा ये चाहते थे, और वो चिट्ठी इनके कमरे के बाहर रख देना। और ये भी लिख देना कि जबरदस्ती पकड़ने के लिए किसी और हाथ ढूंढ ले। पर सभी लोग क्या कहेंगे? बेटा लड़की हैं हम लोग, हमारे बारे में लोग सोचते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। इनके कान सिर्फ हमारी चुप्पी सुनते हैं। निस्वार्थ की सिसकियां भी इन्हें स्वार्थ लगती हैं। और जब हमारी चिता उठती है ना, तो ये सारे बलिदान की चीखें सिर्फ हमारी लपटें सुनती हैं। सुमन अपने गहने लेती है और आरोही चिट्ठी अपने ताऊजी ताईजी के कमरे के बाहर रख देती है। फिर दोनों निकल जाते हैं, शायद चिल्लाने।